एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो हम शुरुआत करते हैं इतिहास का तीसरा पार्ट, जिसमें पहला पार्ट दूसरा पार्ट में हमने पहला पार्ट में इतिहास के प्रारंभिक जानकारी के बारे में, जिसमें इतिहास के 3 खंड के बारे में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरी के बारे में जानकारी लिया। उसके बाद हमने पसारकाल यानी कि स्टोन एज के बारे में विस्तार से देखा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि आदि ऐतिहासिक काल के बारे में भी जानकारी लिया, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्यतः जानकारी ले चुके हैं। इस पार्ट में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख शहर हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खुदाई की गई वो थी हड़प्पा की। हड़प्पा की सबसे पहले जो है खुदाई की गई 1921 ईस्वी में। इसकी खुदाई दयाराम शाह ने किए थे। यानी कि दयाराम साहनी ने सबसे पहली खुदाई की थी। और किसकी किया था? हड़प्पा का। और हड़प्पा एक प्रमुख शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का। और हड़प्पा एक प्रमुख शहर होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी तंत्र के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे खोज हुए इस समय में। सबसे पहले इसको एक कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पुराने समय में हम जाते हैं, जब की ये बात है उस समय में अगर बात करें तो मान के चलते हैं, हम सोचे कि एक बिजनेस हमको करना है। बिजनेस करने के लिए हम निकले, उस समय की बात कर रहे हैं। और हमने रास्ते में देखा तो एक कुम्हार हमको मिले। उनसे हमने सोचा कि कुम्हार का चाक खरीद लेते हैं और कुम्हार का चाक से हम बहुत सारा बर्तन बनाएंगे और बहुत सारा हम किसका व्यापार करेंगे? तो हम अनाज का व्यापार करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसकी शुरुआत करने के लिए हमने क्या लिया? कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक लिया। कुम्हार का चाक लिए, उसके बाद सोचे कि अब तो ठीक है, हम बहुत बड़े बड़े बर्तन बनाएंगे, उसमें अनाज रखेंगे और अनाज के रखने के लिए एक घर भी तो होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या बनाया? एक अन्नागार बनाया। क्या बनाया? अन्नागार। अन्नागार जहाँ पे अन्न को रखा जाता है, यानी कि अनाज को जहाँ पे रखा जाता है जिस घर में, उसको कहा जाता है अन्नागार। अब हम अन्नागार अगर हमको बनाना है तो इसके लिए बहुत सारे मजदूर की जरूरत पड़ेगा, श्रमिक की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या बना लिया? श्रमिक आवास बनाया। श्रमिक आवास। अब श्रमिक आवास बनके तैयार हो गया। अब अन्न भी उसमें हमने बहुत सारे अनाज उसमें हमने रख दिया। अब उसको शुरुआत करने के लिए पारंपरिक तरीका होता है कि लोग पूजा पाठ करते हैं। तो हमने क्या किया? यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति बैठा दी और इनकी पूजा कर दिया। मातृ देवी की जब हमने पूजा कर दिया तो अब बात आता है कि हम पूजा कर दिए तो सामान्यतः यह होता है कि मूर्ति बैठाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद विसर्जन करते हैं। तो हमने क्या किया? उस समय पुरानी सभ्यता में दफनाया जाता था, तो उसके लिए हमने क्या किया? एक ताबूत लिया। ताबूत में क्या कर दिया? मातृ देवी को डाल दिया। ताबूत में डालकर हमने RH-37 एक कब्रिस्तान था, वहां पे जाके क्या कर दिया? मातृ देवी के जो ताबूत में रखे थे उस ताबूत को क्या कर दिया? दफना दिया। RH-37 में दफनाने के बाद हमने क्या किया? वहाँ पे जैसे ही दफना के सब लोग वापस आ रहे थे तो वहाँ पे देखे कि बहुत बड़ा हाथी दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? हाथी। और बहुत बड़ा हाथी दिखाई दिया और हाथी के जो सर होता है उस पे स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। क्या का चिन्ह बना हुआ था? स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। तो इतना एक कहानी से हमको इस चीज का इस सब यानी कि हड़प्पा से ये चीज देखने को मिले। यानी कि कुम्हार का चाक कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। तो हमने पहले कहानी में शुरुआत किया तो देखा कि हमको अनाज का बिजनेस करना है, व्यापार करना है। उसके लिए हमने क्या किया? चाक लिया। चाक से हमने बहुत सारा बर्तन बनवाया, जो कि कुम्हार का चाक जो होता है, यानी कुम्हार जिससे हम मिट्टी के बर्तन पहले बनाए जाते थे, क्योंकि पहले तो धातु के बर्तन होते नहीं थे, तो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे ज़्यादातर। तो मिट्टी के बर्तन बहुत सारे बनवाए, उसमें अनाज रखा और उसके अनाज को रखने के लिए अन्नागार बनाया, घर बनवाया। और उसके लिए क्या किया? श्रमिक अब जब काम करेंगे अन्नागार बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो श्रमिक का रहने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो श्रमिक के लिए आवास बनवा दिया, श्रमिक का घर बनवा दिया और उसमें मातृ देवी को बैठा कर पूजा किया, अन्न रखकर, अनाज रखकर। उसके बाद क्या कर दिया?
उनको दफनाने के लिए ताबूत उस समय दफनाया जाता था। उस समय की प्रथा के अनुसार अगर बात करें तो ताबूत में डाला और RH-37 में जाकर दफना दिया। जब दफना के लौट रहे थे तो वहाँ पे हाथी मिला और हाथी की जो सर था उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। तो ये चीज़ों का खोज जो है कहाँ से हुई? हड़प्पा सभ्यता से। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से ये चीज़ देखने को मिले हैं। यानी कुम्हार का चाक अगर पूछे कहाँ से मिला है तो हड़प्पा सभ्यता से, यानी कि हड़प्पा से मिला है। और उस अनागार कहाँ से मिला है सबसे पहला बार? तो हड़प्पा से। श्रमिक आवास सबसे पहली बार कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से। उसके बाद ताबूत कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। हाथी का कंकाल, उसमें हाथी तो अभी तक उपलब्ध नहीं रहेगा था, हाथी का कंकाल या हाथी का सर का कंकाल जो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला। और स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। तो इस तरीके से हम आसान तरीके से हम हड़प्पा सभ्यता से जो चीज़ मिले हैं उसको याद कर सकते हैं। हमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, आते हैं। तो इसलिए इसको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अगर आपको एक बार फिर से इसको वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो इसको अच्छे से एक कहानी के रूप में समझ के इसको हम याद कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए याद रहेगा। तो इस प्रकार से 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई और दयाराम साहनी ने इसकी सबसे पहली खुदाई की। और उसके बाद कुम्हार का चाक, अनागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान और हाथी और स्वास्तिक चिन्ह, ये सब कहाँ से मिले? हड़प्पा से मिले। 1921 में सबसे पहली खुदाई हुई और दयाराम साहनी ने इसका खुदाई किया। और ये किस नदी के किनारे था अगर बात करें तो ये रावी नदी के तट पर था। किस नदी के तट पे? रावी नदी। तो इस प्रकार से हमने देखा हड़प्पा सभ्यता जिसकी 1921 में सबसे पहली खुदाई हुई, दयाराम साहनी ने इसका खुदाई किया। एक प्रमुख शहर था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के नाम पे इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम दूसरी प्रमुख शहर की बात करते हैं। दूसरी प्रमुख शहर जो हमारा है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और इसके खुदाई जो है वो किए थे राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। और कब? तो ये भी 1921 ईस्वी में ही था हुआ। और ये किस नदी के किनारे था? तो ये था सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के तट। तो सिंधु नदी के किनारे क्या था? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी शहर थी। सबसे बड़ा और सबसे विकसित शहर कहें तो वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला आखिर इसको क्यों कहा गया? इस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कंकाल मिले। बहुत सारे कंकाल साक्ष्य के रूप में, पुरातात्विक स्रोत के रूप में मिले हैं, जो इस प्रकार से कटे टूटे फटे हैं जिसे लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने आक्रमण किया होगा, जिसके कारण जो है मोहनजोदड़ो का अस्तित्व समाप्त हुआ। जिसके कारण बहुत सारे वहाँ कंकाल एक ही जगह पे बहुत इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कोई किसी का सर का कंकाल कहीं और है तो उसी का हाथ का कंकाल कहीं और है। शरीर का अन्य अन्य पार्ट का अलग अलग जगहों पे जो है कंकाल देखने को मिला है, जिससे इसी के कारण इसको मृतकों का टीला कहा गया मोहनजोदड़ो। वहीं पे मोहनजोदड़ो के अगर बात करें तो इस समय इस सबसे बड़ी सभ्यता थी, सभ्यता के सबसे बड़ी शहर थी। और इस समय अगर बात करें तो पूजा पाठ ये सब होता था। तो इस समय अगर बात करें तो पुरोहित भी जो है, पुरोहित भी होते थे। तो पुरोहित का आवास भी इस समय मिला है। इस समय का सबसे बड़ा अगर बात करें तो इस समय जो अनागार मिला है, अनागार जिसमें अनाज रखा जाता है, अनागार मिला है, जो कि अपने समय की, इस समय के सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ा मकान था अनागार। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे स्नानागार भी मिला है। स्नानागार जो कि बहुत बड़ा स्नानागार है, विशाल स्नानागार जिसमें बहुत सारे लोग स्नान करते होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें तो पुरोहित आवास जब है तो पुरोहित लोग जो रहते थे, जो कि यहाँ के पुरोहित जो होते थे, वो उनके लिए जो है एक सभागार भी बनाया गया था। यानी कि सभा बैठक के लिए सभागार, यानी कि सभा भी यहाँ पे होती थी, इसलिए सभागार का साक्ष्य भी यहाँ से देखने को मिला है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है कांस्य की मूर्ति नृत्य करते हुए कांस्य की मूर्ति मिला है। कांस्य की मूर्ति यानी कि कांसा की खोज अगर कहें तो इस समय से हुआ। और तांबे का ढेर, यानी कि बहुत सारा तांबा कहाँ से मिला है? तांबे का ढेर, यानी कि बहुत सारा तांबा जो मिला है वो मिला है
मोहनजोदड़ो से। तो इस प्रकार से यहाँ पे इतनी सारी जो है खोजें देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ अगर मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पे तांबा का ढेर के साथ साथ यहाँ पे जो पूजा होता था वो थे पशुपति। पशुपति की यहाँ पे पशुपति जो शिव थे उनकी पूजा यहाँ पे देखने को मिलता था। हमने पिछले में देखा था हड़प्पा में जिसमें मातृ देवी की पूजा होती थी, यहाँ पर पशुपति शिव जो है साक्ष्य देखने को मिला है। उसके साथ साथ यहाँ की सड़कें जो होती थी वो चौड़ी होती थी। सड़क जो थी वो क्या थी, चौड़ी थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी का सभ्यता का गलीचा भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो क्या कहा, सिंधु घाटी सभ्यता गलीचा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सड़कें चौड़ी चौड़ी थी, बहुत विकसित था, बड़ी शहर थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का गलीचा के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे बड़ा शहर था, स्नानागार था। इस प्रकार से यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। और धार्मिक शहर भी इसको कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पुरोहित थे, यहाँ पे पशुपति शिव की पूजा होती थी, इसके लिए सभागार भी बनाया हुआ था। तो ये सभी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो के से जो है ये सब साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ये सब यहाँ से खोज हुई थी। उसके बाद हमारा अगला जो प्रमुख शहर आता है वो है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की अगर बात करें तो इसकी खोज 1931 में गोपाल मजूमदार द्वारा किया गया। गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की 1931 ईस्वी में। और यहाँ पे अगर बात करें चनहुदड़ो तो ये भी आपको सिंधु नदी के किनारे जो है मिलता है। और ये दोनों जो है अभी तत्काल में पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो चनहुदड़ो की अगर बात करें जो कि सिंधु नदी किनारे था, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य देखने को मिले, तो यहाँ से महिलाओं का सामग्री देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, जिसमें शिल्पकार यानी कि शिल्प बहुत सारे बनाए गए, चित्र का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। चित्र में जिसमें जैसे कि बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ता का चित्र यहाँ से मिला है। उसके साथ साथ यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे बिना दुर्ग का जो है ये शहर मिला है। बिना दुर्ग कहने का मतलब है जितनी भी शहरें देखने को मिली है अधिकांशतः शहरें वो दुर्ग से घिरा हुआ होता था, दीवार से घिरे हुए होते थे, लेकिन ये जो चनहुदड़ो था ये दुर्ग से घिरा हुआ शहर नहीं था। इसके साथ साथ यहाँ से जो है उद्योग का शुरुआत हुआ, इसलिए इसको औद्योगिक शहर भी उस समय का कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे शिल्पकार, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उद्योग करना शुरू हो गए थे, इसलिए इसे उद्योग का शहर भी कहा जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें चनहुदड़ो की तो चनहुदड़ो में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जितनी भी साक्ष्य जो देखने को मिले, जो कि शिल्पकार हो गया, उसमें जो लगाने वाले जो स्त्रियों के बहुत सारे श्रृंगार होते थे, आईना भी, शीशा जो है इसी समय से मिला है। तो ये सभी साक्ष्य जो है वो चनहुदड़ो से देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से और ज़्यादा यहाँ से शुरुआत होने के कारण इसे औद्योगिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 3 प्रमुख शहरों के बारे में प्रमुख रूप से जान लिया है। अगले वीडियो में इसके बाकी शहरों को भी देख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा कि बहुत सारे चीज़ों की खोज हुई। इसके दयाराम साहनी ने 1921 इसमें इसका क्या किया था, खुदाई किया। उसके बाद मोहनजोदड़ो जिसका राखालदास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में ही इसकी खुदाई की। और उसके बाद चनहुदड़ो है जिसका 1931 ईस्वी में जो है गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज किया, जो कि सिंधु नदी के किनारे ही है। तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट में पूरा 3 शहरों के बारे में विस्तार से जाना। अगले पार्ट में हम आगे के शहरों को देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।